हेलो एंड वेलकम। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और आज की वीडियो क्या है ये मैं बता देती हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान शिक्षण के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर ये हर यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, क्वेश्चन को किन किन तरीकों से पूछ सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा मैंने कहा कि क्वेश्चन जो है मैं यहाँ डिस्कस करूँगी वो कई तरीकों से पूछ सकता है। तो क्या क्या क्वेश्चन किन किन तरीकों से पूछा है वो मैं देख लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि जीव विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियाँ क्या हैं, किसी एक विधि की मुख्य विशेषताएं लिखिए। इस क्वेश्चन को देखिए इस तरह घुमा के लिख सकता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि MGQVP के जो लोग हैं वो नोटिस करेंगे 2017 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा है। तो काफ़ी कॉमन है, हर यूनिवर्सिटी के लोग जो है इससे हेल्प ले सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कि वर्तमान भारतीय परिस्थितियों में जीव विज्ञान अध्यापक के रूप में आप किस शिक्षण विधि का चयन करेंगे, चयनित विधि का वर्णन कीजिए। यानी वही चीज़ है, जो बहुत सारी विधियां हैं उनमें से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है जो कि अध्यापक आजकल यूज करता है, तो उसी के बारे में बताना है। अथवा पूछ सकता है जीव विज्ञान शिक्षण की कौन कौन सी तकनीकें एवं विधियां हैं आपके विचार से माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के जीव विज्ञान शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है और क्यों। अथवा है व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि क्या है, इसके गुण दोषों की व्याख्या भी करें। अथवा पूछ सकता है प्रदर्शन विधि का जीव विज्ञान शिक्षण में क्या उपयोगिता है। अथवा है कि जीव विज्ञान शिक्षण विधि का क्या तात्पर्य है, जीव विज्ञान शिक्षण की एक विधि का तर्कयुक्त गुण एवं दोष सहित वर्णन कीजिए जिसे आप युक्त समझते हैं। तो यह सब कुछ देखिए, अगर आपसे विशेषता पूछता है, आपके गुण पूछता है, क्या उपयोगिता है, तो जो विशेषताएं होंगी वो ये साबित करती हैं कि ये इन सभी वजहों से हम ये कह सकते हैं कि ये विधि बहुत उपयोगी है। तो घुमा फिरा के है एक ही चीज़, क्वेश्चन को पूछने का तरीका केवल अलग अलग है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन, जैसा मैंने बार बार कह रही हूँ कि कॉमन क्वेश्चन है, सबके लिए काम देगा ये। बाकी एक ही क्वेश्चन को किन किन तरीकों से पूछ सकता है ये भी आप ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि और भी तरीकों से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, तो घबराइएगा नहीं। बस आप समझिएगा कि अगर जीव विज्ञान शिक्षण की बहुत सारी विधियों में से पूछेगा उपयुक्त विधि कौन सी है, चाहे वो माध्यमिक हो चाहे लो स्तर के जो बच्चे हैं उनको समझाने के लिए हो, सबके लिए ये विधि जो है बहुत उपयोगी होती है। तो चलिए अब इसके उत्तर को देख लेते हैं। पहले हम डालेंगे शिक्षण विधि। यहाँ पर शिक्षण विधि जो है वो यहाँ पे अलग एक क्वेश्चन में पूछा है कि शिक्षण विधि क्या है। जैसे मेनली जो है वो आपको जीव विज्ञान शिक्षण की उपयुक्त विधि बताना है, तो शिक्षण विधि के बारे में भी थोड़ा सा पूछा। तो मैं यहाँ पे शिक्षण विधि क्या होती है वो मैं बता देती हूँ, ताकि अगर शॉर्ट में भी मतलब अति लघु उत्तरीय यानी जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं वो अगर उस पर आप पूछ दे कि क्या होता है शिक्षण विधि तो भी आप बता पाएँ। तो चलिए देख लेते हैं शिक्षण विधि क्या है। तो लिखेंगे शिक्षण विधियाँ वह विधियाँ हैं जिनकी सहायता से एक शिक्षक कक्षा में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ एवं संपन्न करता है। शिक्षण विधि के द्वारा ही कक्षा में शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया होती है। पहले मैं पूरा पढ़ देती हूँ जितना स्क्रीन पे दिख रहा है शिक्षण विधि से रिलेटेड, फिर मैं आपको समझाती हूँ। इससे आपका भी टाइम बचेगा, और अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें वर्ड नहीं समझ में आ रहा, तो वो मैं पढ़ दे रही हूँ ताकि आपको वर्ड जो है वो सारे क्लियर हो जाए। इसी में आगे लिखेंगे शिक्षण विधियाँ और प्रविधियाँ पठन पाठन को आनंदमय एवं रुचिकर बनाते हैं। शिक्षण का अर्थ होता है अध्ययन करना तथा विधि का अर्थ है तरीका, अर्थात वह तरीके जिनका प्रयोग करते हुए शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है उन्हें शिक्षण विधियाँ कहते हैं। शिक्षण विधियों के निर्धारण एवं चयन का आधार पाठ्यवस्तु होती है। ये तो आपने देख लिया, जो मतलब मैंने बता दिया, आपने सुन लिया जो यहाँ पे लिखा था। अब चलिए इसको समझते हैं। आसान शब्दों में मैंने लिखा भी है, कोशिश करती हूँ और आसान समझाने की। देखिए आप अपने आप को एज अ टीचर इमेजिन कर लीजिए या फिर एज अ छात्र इमेजिन कर लीजिए, वो आपके ऊपर है, आप किस तरह से चीज़ों को समझना चाहते हैं। जैसे हमने अध्यापक मान लिया कि हम एक अध्यापक हैं, तो हम कक्षा में जाते हैं, तो हमारा मोटो क्या होता है कि जो विषय हमको दिया गया है, जो पाठ्य वस्तु हमें दी गई है, उस पाठ्य वस्तु को हमें बच्चों तक पहुंचाना है। तो किन तरीकों के माध्यम से हम उस पाठ्य वस्तु का जो ज्ञान है, जैसे अगर हमको जीव विज्ञान के अंतर्गत कोई विषय कोई टॉपिक पढ़ाना है, हमको समझ में आ गया कि हमको कोशिका के बारे में बताना है, तो कोशिका के बारे में जो जानकारी हमें बच्चों तक पहुंचानी है, तो जिन तरीकों के माध्यम से हम उस जानकारी को बच्चों तक पहुंचा पाते हैं वो ही क्या होती हैं, शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षा विधि क्या हो जाएगी, वह तरीका जिनका प्रयोग करते हुए शिक्षक क्या करता है, छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। और ये जो विधियाँ होती है वो शिक्षक और छात्र के बीच की एक अंतःक्रिया होती है। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो ये हमारी आपने समझ लिया शिक्षा विधि होती है क्या।
अब हम देखेंगे कि जीव विज्ञान शिक्षण की विधियां क्या है, क्योंकि मेन हमारा यही से टॉपिक स्टार्ट होता है, जो मेन क्वेश्चन था हमारा। तो जीव विज्ञान शिक्षण की विधियां हेडिंग डालने के बाद हम इसमें लिखेंगे कि जीव विज्ञान शिक्षण में निम्नलिखित विधियां प्रचलित हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारी विधियां यूज होती हैं, लेकिन मोस्ट जो विधि यूज होती है वो होती है व्याख्यान विधि, दूसरा प्रदर्शन या प्रदर्शन व्याख्यान विधि, तीसरा योजना विधि, चौथा समस्या समाधान विधि। ठीक है, मोस्टली ये चार ज़्यादा प्रयोग में होते हैं जीव विज्ञान शिक्षण के बारे में बात की जाए तो। वैसे और भी बहुत सारी विधियां यूज होती हैं, लेकिन ये चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन चारों को यहाँ पे मैंने जो है ज़्यादा मतलब रखा हुआ है वैल्यू। तो ये चार हमारे ज़्यादा मेन है, इसलिए मैंने इन चारों को यहाँ पे लिख दिया है, तो आप भी इस तरह लिख दीजिएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन सी विधि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, या फिर शिक्षक कौन सी विधि ज़्यादा चुनता है, या माध्यमिक स्तर पर कौन सी विधि बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ये ओवरऑल एक आ जाता है। तो इसमें से हम लिखेंगे, इनमें से प्रदर्शन विधि या प्रदर्शन व्याख्यान विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि है। जीव विज्ञान अध्यापक विद्यार्थियों के जीव विज्ञान शिक्षण के लिए इस विधि को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं या देता है। ठीक है, क्योंकि ये विधि, देखिए, केवल प्रदर्शन का मतलब ये नहीं है कि प्रदर्शन का मतलब कि बस रख दिया गया, बच्चों को समझ में आ गया। अगर हमें सेल पढ़ाना है बच्चों को तो हम जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि सेल का एक, चलिए सेल का एक हम जो भी मॉडल रख दिए या बताने के लिए, तो उसको केवल रख दिए, बच्चे समझ जाएंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो प्रदर्शन का मतलब होता है कि प्रदर्शन कि हम मॉडल रख दिए या फिर प्रयोग की कोई वस्तु रख दिए जो पाठ्य वस्तु से रिलेटेड थी, उसको दिखा के बच्चों को हम व्याख्या कर रहे हैं या समझा रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रदर्शन विधि भी कहते हैं, या फिर प्रदर्शन व्याख्यान विधि या व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि। ठीक है, कि कई नामों से जानते हैं। तो ये विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए हम अब डिस्कस करेंगे इस विधि के बारे में। आई होप कि अब तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। अब बारी आती है कि क्या होता है प्रदर्शन विधि या व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, और उसके हम गुण दोषों को भी देखेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह हेडिंग डाल दीजिएगा। अब मैं जितना स्क्रीन पे दिख रहा है पहले मैं पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। इससे दोनों लोगों का काम आसान होगा, आपको समझने में आसानी होगी, हमें समझाने में आसानी होगी, और टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो लिखेंगे, जीव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके बारे में भाषण द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करना पर्याप्त नहीं होता। यह व्यावहारिक विषय है, इसके लिए इसे अध्यापक द्वारा सुनाकर व छात्रों द्वारा सुनकर नहीं पढ़ा जा सकता। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि छात्र जो कुछ भी सीखे वह प्रयोग के आधार पर सीखे, परंतु प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग प्रयोग करने तथा अपने आप ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और न ही ये स्कूल के बच्चों के लिए उपयुक्त रहेगा। इन सब कठिनाइयों का उचित समाधान प्रदर्शन विधि में निहित है। तो अभी देखिए, इतना पहले मैं बता देती हूँ कि अब तक क्या है। पहली बात कि जीव विज्ञान में क्या है। जीव विज्ञान क्योंकि हमारी मतलब आसपास जो चीज़ें हैं लिविंग जो भी है, जैसे मनुष्य हो गया, कोई भी जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, सब में जीवन है। तो हम कहीं ना कहीं देखें तो एक तरह का ये व्यवहारिक ज्ञान तो है ही। तो व्यवहारिक विषय हो गया, हमें अपने आप के बारे में भी जानना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम केवल, अगर हमको टीचर बताता है, व्याख्या करके बताता है कि कुछ ऐसा होता होगा, कुछ ऐसा है, कुछ सेल इस तरह का होता है। जैसे मैं सेल की एक एग्जाम्पल इसलिए लेके चल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। सेल के बारे में हमने बता दिया कि सेल किन किन से बना है, सबसे छोटा पार्ट क्या है, उससे मिलके क्या बना, ऊतक कब बना, ठीक है, बॉडी कब बनी, फिर सेल में क्या क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, माइक्रोकांडिया हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेल के अंतर्गत। तो हमें केवल अध्यापक बता देगा तो हम उसको समझ नहीं जाएंगे। केवल भाषण का प्रयोग अगर अध्यापक करता है तो वो बच्चों को मतलब बच्चे उसको सुन के केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, इतना इनफ नहीं होता है बच्चों के लिए। तो जीव विज्ञान में क्या है कि जीव विज्ञान के लिए जो प्रदर्शन विधि है बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चा प्रयोग के आधार पर अगर सीखता है तो उसको अच्छे से चीज़ें क्लियर भी होती हैं और ज़्यादा मतलब अच्छे से वो समझ पाता है। अब वही चीज़ है कि देखिए, अब मैं प्रयोग की बात कर रही हूँ, तो प्रयोग ऐसा है कि प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग प्रयोग करने के लिए और खुद से ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था तो कोई भी नहीं कर सकता है कि हर बच्चा जाके प्रयोग करके सीखे। तो प्रयोग करके फिर वो खुद सीख ले, तो इतना इनफ हर सबका बजट नहीं होता, हर विद्यालय का बजट नहीं होता है, हर जगह इसकी व्यवस्था नहीं होती है। तो सभी स्कूलों के लिए तो प्रयोग करके खुद से बच्चों को सीखने की जो है मतलब जो है सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, उपयुक्त नहीं रह पाता है कि सब विद्यालय ऐसा कर पाएँ कि हर बच्चा, प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग प्रयोग की व्यवस्था कर पाए।
तो उसके लिए सबसे उच्च समाधान ये प्रदर्शन विधि हमें बताता है। प्रदर्शन विधि क्या है कि ये अध्यापक, इसमें जो भी प्रयोग की चीज़ें हैं वो अध्यापक करता है और सभी बच्चे उसको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, फिर सीखते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि ये थोड़ा सा प्रयोगशाला से तो थोड़ा सा सही पड़ता है हर मामले में कि मतलब इस बजट वाले मामले में कि यहाँ पर जो है सब बच्चे उसको उस चीज़ को देख पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। हाँ, हर बच्चा, प्रत्येक बच्चा जा के वो चीज़ प्रयोग नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये है कि बच्चा जब अध्यापक करता है तो उस चीज़ को वो सीखता है। वो मैं आगे भी बताऊंगी, तब को आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो आगे आप यहाँ पे लिखेंगे, प्रदर्शन विधि में अध्यापक पाठ्य विषय पढ़ाने के साथ साथ उससे संबंधित सभी आवश्यक प्रयोग स्वयं करके दिखाता है। किसी वस्तु के बारे में पढ़ाने पर उस वस्तु को प्रदर्शित करके उस वस्तु की रचना एवं कार्यप्रणाली का वास्तविक रूप में ज्ञान कराता है। विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर बैठे ही विभिन्न प्रकार के उपकरणों, प्रयोगों और क्रियाओं को देखते रहते हैं। इस तरह से विषय वस्तु के बारे में कानों से सुना जाता है तथा आंखों से देखा जाता है। इसमें छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने का पर्याप्त अवसर भी दिया जाता है। शिक्षक प्रदर्शन करते समय छात्रों से आवश्यकता अनुसार प्रश्न पूछता रहता है तथा विद्यार्थियों की योग्यता, रुचि तथा सामर्थ्य के अनुसार प्रदर्शन में सहायता भी लेता रहता है, जिससे वह उत्साहपूर्वक सक्रिय रूप से भाग ले सकें। यानी प्रदर्शन विधि में क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि इसमें क्या है, अध्यापक प्रयोग करता है, बच्चे उस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। तो इसमें क्या है कि हर बच्चे के लिए अलग अलग प्रयोग की व्यवस्था ना होकर इसमें जो प्रयोग हो रहा है, जो भी मतलब विषय वस्तु से संबंधित जो भी रचना, कार्य प्रणाली, जो भी चीज़ें चल रही हैं, मतलब जो भी क्रिया दिखाई जा रही है, जो भी उपकरण दिखाए जा रहे हैं, प्रयोग की जो भी प्रयोग हो रहा है, वो सभी जो है प्रक्रिया वो कौन कर रहा है, अध्यापक कर रहा है। यानी अध्यापक क्या करता है, कक्षा के सामने जो भी विषय वस्तु होती है उससे संबंधित जो है प्रयोग बच्चों के समक्ष करके दिखाता है और उसके बारे में बताता है। जो भी विषय वस्तु होती है, जो टॉपिक होता है, बच्चे क्या करते हैं, अपने स्थान पर बैठे बैठे जो भी विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, प्रयोग हैं, क्रिया हैं, उन सबको वो देखता रहता है और जो अध्यापक बताता है उस चीज़ को वो बच्चा सुनता भी है। तो इसमें बच्चा जो है कानों से सुनता है और आंखों से देखता है और सक्रिय रूप से भाग भी लेता है। यानी बीच बीच में अध्यापक जैसे कोई प्रयोग कर रहा है तो उसमें कोई चीज़ पकड़ना है तो किसी बच्चे को बुला लिया, तो उसमें सक्रिय रूप से बच्चा भाग भी ले सके, ऐसा अवसर भी बच्चों को मिल जाता है। प्रदर्शन विधि से क्लास जो है वो थोड़ा सा उत्साहपूर्ण हो जाती है, बच्चे सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि जब केवल सुन के जब थोड़ा सा बोरियत होने लगता है, लेकिन जब बच्चा खुद वहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है, जब देख रहा है कि चीज़ों को समझ रहा है और टीचर उसे बुला भी रहा है, बीच बीच में पर्याप्त अवसर भी दे रहा है उसे सक्रिय रूप से भाग लेने का, तो बच्चे सभी सक्रिय रूप से जागरूक होते हैं इसमें। तो इसमें वही चीज़ है कि इसमें जो भी अध्यापक बताता है बच्चे उसको बड़े चाव से सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं। और इसमें अध्यापक एक काम और भी कर सकता है कि बीच बीच में जो टॉपिक वो पढ़ा रहा है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी बच्चों से पूछ सकता है आवश्यकता अनुसार। तो जो है बच्चे भी उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। विद्यार्थियों की योग्यता, जो भी रुचि उनकी होती है, उसके अनुसार उन्हें प्रदर्शन में सहायता भी उनसे लिया जाता है। तो ओवरऑल प्रदर्शन विधि जो है थोड़ी सी प्रयोगशाला से सस्ती पड़ जाती है, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बच्चे चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं। इन सारी विधियों की वजह से ये विधि हम कह सकते हैं कि एक अच्छी विधि है। तो क्या होती है प्रदर्शन विधि, मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है अध्यापक जो है प्रयोग, सारी जो भी क्रियाएं और प्रयोग की होती हैं वो अध्यापक करता है सभी बच्चों के समक्ष। बच्चे उस सब चीज़ को समझते हैं, देखते हैं और उन्हें अवसर लेने का भी मौका मिलता है बीच बीच में। तो ये सारी हो गई प्रदर्शन विधि के बारे में कि क्या होता है प्रदर्शन विधि। अब हम क्यों कह सकते हैं कि ये प्रदर्शन विधि ज़्यादा अच्छी है, इसका उपयोगिता ज़्यादा है, तो इसके गुण क्या हैं, यानी विशेषताएं क्या हैं वो देखेंगे। फिर इसके बाद हम कुछ इसकी दोष या कमियां भी देखेंगे। तो पहले हम गुण या विशेषताएं देख लेते हैं। गुण या विशेषताएं में लिखेंगे कि व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि के गुण या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला गुण क्या है, स्पष्ट और स्थायी ज्ञान। तो इस पहली बात कि जब बच्चा देख के कोई चीज़ मतलब प्रत्यक्ष वस्तु या प्रयोग, जब क्रिया जो भी हो रही है उसको वो देखता है, उसके माध्यम से अगर कोई टॉपिक सीख रहा है, कोई विषय वस्तु से संबंधित चीज़ें सीख रहा है, तो वो ज्ञान बहुत स्पष्ट रूप से सीखता है और वो लंबे समय तक उसके दिमाग में फिक्स भी रहता है। तो एक स्थायी ज्ञान उसे प्राप्त होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। प्रदर्शन विधि में प्रत्यक्ष वस्तु एवं प्रयोग प्रदर्शन आदि से पाठ्य विषयों को अधिक से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। इसकी वजह से जीव विज्ञान के कठिन से कठिन प्रसंग भी बच्चों को आसानी से समझ आ जाते हैं। इस विधि में छात्र सक्रिय रहकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए इस तरह से प्राप्त ज्ञान अधिक स्पष्ट एवं स्थायी होता है।
तो वही चीज़ कि जो प्रत्यक्ष वस्तु एवं प्रयोग प्रदर्शन मतलब जो यूज हो रही है इसमें प्रदर्शन विधि में, और उसकी मदद से अगर कोई बच्चा चीज़ें सीख रहा है तो वो अधिक से अधिक वो स्पष्ट रूप से उस चीज़ को समझता है, सीखता है। कठिन जो चीज़ें होती हैं जीव विज्ञान में उनको भी प्रदर्शन विधि के माध्यम से बहुत आसानी से बच्चा समझ लेता है, और इस तरह से जो प्राप्त उससे ज्ञान प्राप्त होता है वो बहुत स्पष्ट भी होता है और साथ ही साथ स्थायी होता है, क्योंकि वो लंबे समय तक बच्चे के माइंड में फिट रहता है। दूसरा है मानसिक विकास में सहायक। तो इस विधि में छात्र प्रयोग एवं प्रदर्शन द्वारा ज्ञान को ग्रहण करते हैं, जिससे वे उस पाठ्य वस्तु को भली भांति सोच समझकर परिणाम तक पहुंचते हैं। अतः उन्हें अपनी निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति तथा विचार शक्ति आदि अनेक मानसिक शक्तियों को विकसित करने का पर्याप्त अवसर मिल जाता है। यानी अभी अगर देखिए, अगर आप केवल बच्चे को व्याख्या करके बता रहे हैं तो कुछ बच्चे ना भले ना समझ में आए हाँ हाँ कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें क्लियर नहीं हो पाती हैं, बस समझ लेते हैं या रट लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन जब प्रदर्शन विधि के माध्यम का हम प्रयोग करते हैं तो प्रदर्शन विधि के द्वारा क्या होता है कि जो प्रयोग और प्रदर्शन यूज होती है उसके द्वारा बच्चा जो ज्ञान ग्रहण करता है उस चीज़ को वो भली भांति सोच समझ के ग्रहण करता है कि हाँ ये इस तरह से हो सकता है या इस तरह ये होता है। तो सोच समझ के जो है अपने रिजल्ट तक वो पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं मानसिक शक्ति, उसकी निरीक्षण शक्ति बढ़ रही है जब वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है जो अध्यापक बता रहा है प्रयोग या क्रियाओं के द्वारा। तो उसकी सोचने की शक्ति बढ़ती है, उसकी विचारने की शक्ति बढ़ती है। तो मानसिक शक्तियों का विकास तो होता ही होता है प्रदर्शन विधि के माध्यम से। तो एक हमारा पॉइंट ये हो गया कि मानसिक विकास में भी ये सहायक होता है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा हमारा है सक्रिय वातावरण। तो इस विधि में छात्र केवल निष्क्रिय श्रोता बनकर ही नहीं रहता है और ना ही अध्यापक केवल व्याख्या करता रहता है, बल्कि इसमें विद्यार्थी अध्यापकों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोगों और क्रियाओं में सहायता करते हैं तथा अध्यापक भी बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछकर उन्हें सक्रिय बनाए रखते हैं। इससे कक्षा में सक्रिय वातावरण बना रहता है। जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें क्या होता है कि अध्यापक भले प्रयोग और क्रियाएं कर रहा होता है और बच्चा भले सुनता रहता है, चीज़ों को देखता रहता है, लेकिन बीच बीच में अध्यापक क्या करता है, कुछ बच्चों को बुला कर बीच बीच में उनसे मदद भी लेता रहता है ताकि वो भी इंटरेस्ट लेते रहें, उनकी जागरूकता लगातार बनी रहे। तो इससे क्या होता है कि सक्रिय वातावरण कक्षा में देखने को मिलता है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है इसका। चौथा है अध्यापक के कार्य में सहायक। तो यह विधि अध्यापकों को बहुत लाभ पहुंचाती है। जीव विज्ञान के अध्यापकों के लिए तो ये कुछ ज़्यादा ही लाभकारी होता है, क्योंकि जीव विज्ञान को पढ़ाने के दौरान ऐसे कई अवसर आते हैं जहां अध्यापक कितना भी मौखिक व्याख्या कर ले वो अपना कार्य नहीं कर सकता। उसके लिए वो व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि की सहायता लेता है, क्योंकि प्रदर्शन विधि के प्रयोग से वो आसानी से छात्रों को पाठ्य वस्तु के बारे में समझा सकते हैं। देखिए, जीव विज्ञान काफ़ी बड़ा है। तो जीव विज्ञान में क्या है कि मतलब बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो केवल अगर व्याख्या कर दे टीचर तो बच्चों को समझ में नहीं आता। भले बच्चे हाँ 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 कर देते हैं क्लास में, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि बहुत सारे टॉपिक, हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि बहुत सारे टॉपिक बच्चों को क्लियर नहीं होते हैं। और जीव विज्ञान क्या है, थोड़ा सा मतलब बहुत टिपिकल एक तरह का, उसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं या पार्टीशन होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ बच्चों के समक्ष अगर अध्यापक केवल व्याख्या करता रहता है तो उसको वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो बच्चे अध्यापक को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ को क्लियर करने के लिए। लेकिन जब वो प्रदर्शन विधि का प्रयोग करता है तो प्रदर्शन विधि में जो भी प्रयोग और क्रियाएँ वो करता है उससे बच्चों को वो कठिन से कठिन चीज़ें भी बहुत जल्दी समझा देता है। तो अध्यापक का कार्य में भी सहायता मिल जाती है। तो एक ये भी पॉजिटिव पॉइंट है इसका। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, पांचवा, समय की बचत। इसमें लिखेंगे समय की बचत करने में भी ये विधि बहुत लाभकारी है। प्रयोगों और प्रत्यक्ष वस्तुओं की मदद से अध्यापक कम से कम समय में तथ्यों को स्पष्ट रूप से और आसानी से छात्रों को समझा देते हैं। वही चीज़ है कि इसमें कम समय में, क्योंकि अध्यापक का कार्य तो आसान हो गया, जब चीज़ों को बहुत जल्दी समझा दिया तो समय की बचत तो हुई। जब इन विधि का प्रयोग होता है तो बहुत सारी चीज़ों को अध्यापक बहुत जल्दी समझा देता है और बच्चे भी आसानी से समझ जाते हैं। तो अध्यापक और बच्चे दोनों के समय की बचत हो जाती है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो इस तरह से आप लाभ लिख सकते हैं या विशेषताएं लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी पॉइंट क्या प्रूफ करते हैं कि ये विधि बहुत वाकई में बहुत ज़्यादा उपयोगी विधि है। आप अगर उपयोगिता पूछेगा तो आप लास्ट में ये लाइन लिख दीजिएगा। बाकी दोष या कमियां देख लेते हैं। तो इस विधि के प्रमुख दोष या कमियां निम्नलिखित हैं। पहला है प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव। तो इस विधि में छात्रों को स्वयं प्रयोग करने का अवसर नहीं मिल पाता है, जिससे उनमें प्रयोग करने और तथा स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता का विकास नहीं हो पाता। यानी जैसे प्रयोगशाला विधि क्या है कि बच्चों को प्रयोग करने का अवसर खुद ब खुद मिलता है। तो वहाँ पे हर बच्चा, प्रत्येक बच्चे को प्रयोग करने का अवसर मिलता है तो बच्चा उसमें काफ़ी लेकिन जो है अच्छे से सीख पाता है।
यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक बच्चे को पहले अवसर नहीं मिल पाता है, बीच बीच में भले अध्यापक बच्चों से मदद लेता रहता है, लेकिन आप पूरी कक्षा की बात करें तो ऐसा हर बच्चे के साथ नहीं हो पाता है। तो वही है कि प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव हो जाता है, क्योंकि इसमें केवल अध्यापक ही सारे प्रयोग और क्रियाएं करता है, बच्चा नहीं करता है। तो जब बच्चा खुद प्रयोग करके नहीं सीखेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो योग्यता है, मतलब ज्ञान प्राप्त करने की, उसका उतना विकास नहीं हो पाता है। तो एक निगेटिव पॉइंट तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है ये। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे खर्चीली विधि। तो यह विधि एक खर्चीली विधि है जो सभी विद्यालयों में प्रयुक्त नहीं हो पाती है। वैसे नॉर्मली प्रयोगशाला विधि तो ज़्यादा मतलब मुश्किल कहीं ना कहीं है खर्च के मामले में उसको अफोर्ड करना, बट ये उससे तो बेटर है। बट फिर भी जो भी अध्यापक भी प्रयोग करता है तो उसके लिए भी तो सारी चीज़ें चाहिए, जो भी मतलब ऑब्जेक्ट आप यूज करेंगे, जो भी प्रयोग की चीज़ें या फिर जो भी क्रियाओं की चीज़ें आप यूज करेंगे वो तो अध्यापक तो करेगा ही, लेकिन वो भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि सभी विद्यालय उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कहीं कहीं विद्यालय ऐसे होते हैं जो वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये एक अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी एक खर्चीली विधि है व्याख्या की तुलना में, क्योंकि व्याख्या तो कोई भी हर विद्यालय में हो जाता है, लेकिन प्रयोग हर विद्यालय में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये एक खर्चीली विधि है। तो ये भले प्रयोगशाला से सस्ती है, बट फिर भी एटलीस्ट व्याख्या से तो ये महंगी ही पड़ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये एक खर्चीली विधि है। तीसरा है अनुशासन भंग होने की संभावना। तो इस विधि के दौरान कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना बनी रहती है। जब अध्यापक प्रयोग करने में मग्न हो जाता है तो कुछ छात्र चंचलतावश कक्षा की शांति भंग कर देते हैं, क्योंकि इसमें प्रयोग जो है वो कौन कर रहा है, अध्यापक करता है। तो बहुत ऐसा कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चे जिनका मन नहीं लग रहा या कुछ जो बहुत चंचल स्वभाव के हैं वो क्या करते हैं कि शरारत करने लगते हैं, क्लास में शांति भंग करने लगते हैं, बात करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, अनुशासन भंग हो जाती है कक्षा की। तो पॉसिबिलिटी अनुशासन भंग होने की इस विधि में बढ़ जाती है, क्योंकि अध्यापक का ध्यान तो प्रयोग और क्रियाओं पे होता है। तो उस टाइम कुछ बच्चे शैतानी करके अनुशासन को भंग कर सकते हैं। तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। चौथा है सीखने की क्षमता में कमी। तो अध्ययन व अध्यापन में जितनी अधिक इंद्रियों का उपयोग होता है वह ज्ञान उतना ही स्थिर होता है। इस विधि में केवल आँख और कान का ही उपयोग होता है। अतः प्रयोगशाला विधि द्वारा सीखने की क्षमता की तुलना में इस विधि द्वारा सीखने की क्षमता में कमी देखने को मिलती है। यानी देखिए, प्रयोगशाला में क्या है, बच्चा देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, खुद क्रिया कर रहा है, ज्ञान उससे ज़्यादा अच्छे से प्रयोगशाला में बहुत सारी चीज़ें वो स्मेल भी करता है, स्पर्श भी करता है, देखता है, सुनता है। ठीक है, तो बहुत सारी इंद्रियां प्रयोगशाला वाली विधि में यूज होती है। लेकिन इस वाले में प्रदर्शन में क्या है कि अध्यापक जो भी क्रियाएं करता है बच्चा उसको सुनता है, देखता है। तो दो ही इंद्रियां मोस्टली यहाँ पे यूज होती हैं। तो जितनी ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग होता है ज्ञान कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा स्थिर होता है, मतलब उसके द्वारा सीखा गया। इसमें कम इंद्रियां यूज होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रयोगशाला विधि की तुलना में अगर देखें तो सीखने की क्षमता में कमी देखने को मिलती है प्रदर्शन विधि में। तो ये 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इनफ है, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इतना ही क्वेश्चन आएगा जितना मैंने आपको बताया है, और इतने में आपका हो जाएगा 500 शब्द सीमा, मैक्सिमम 500 शब्द सीमा रहती है दीर्घ उत्तरी की भी, फिर भी उतना ये हो पर्याप्त है। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो, समझ में भी आया हो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।